सहना एक मजबूरी थी पिछले टाइम में, लेकिन अभी अगर महिला एम्पावर्ड है तो वो क्यों सहेगी, अपराध को क्यों बर्दाश्त करेगी। उसको उस शादी से बिल्कुल निकल जाना चाहिए जो कि एक अब्यूजिव मैरिज है। एक अब्यूजिव रिश्ते में रहना इसमें कोई महानता नहीं है कि हम अपने देश की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। कि हमारे देश की संस्कृति ये है कि हस्बैंड वाइफ को मारे और वाइफ उसको चुपचाप सहे। अगर ये देश की संस्कृति है तो बिल्कुल भी। नमस्कार, यूथ विंग्स के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मार्च का महीना चल रहा है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो वैसे भी महिलाएं आज कभी भी कहीं भी किसी से भी कम नहीं है। तो हम हर बार बात करते हैं महिलाओं की, अलग अलग फील्ड की, अलग अलग चैलेंजेस की। तो ऐसे ही आज हम पहुंचे हैं बिलासपुर में जानी मानी शख्सियत हैं पारुल माथुर जी। आईपीएस हैं, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे, बट चर्चा वैसी कि एक महिला होके कौन से चैलेंजेस हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच स्वाति, थैंक यू वेरी मच। तो पहला तो क्वेश्चन ही यही रहेगा मेरा कि लोग ये कहते हैं कि पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। क्यों है ये ऐसे, कैसे सेट हो गया है? आई होप ऐसा सही नहीं है, बट हाँ, क्योंकि नॉर्मली पुलिस के पास लोग ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब वो किसी मुसीबत में होते हैं या कहीं फंस जाते हैं। और एक डर भी होता है हमेशा सभी को कि पुलिस के पछड़े में पड़ने से कहीं प्रॉब्लम में ना आ जाए और दैट। तो उस वजह से ये भ्रांतियाँ फैल रही हैं। लेकिन हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि लोग हम पे ट्रस्ट करें और पब्लिक का ट्रस्ट हम लोग जीत सकें। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप वी आर एबल टू ओवरकम दिस सेम। तो ये वाली छवि जो बनी हुई है, इसमें आफ्टर बीइंग फीमेल वाले जब चीजें आती हैं, क्योंकि फीमेल से लोग कहीं ना कहीं ज्यादा फैमिलियर होते हैं और एक एक्सपेक्टेशन होती है एक्स्ट्रा सॉफ्ट कॉर्नर की। तो वो आने के बाद ये वाली छवि कहीं बदलती दिखी है आपको? डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक फीमेल ऑफिसर पे ज्यादा एक ट्रस्ट की भावना लोग लेके आते हैं। और खासतौर पे जैसे हम लोग का कई बार एक्सपेक्टेशन होता है कि महिलाएं हैं या बच्चों से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं उसमें जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए पुलिस की, तो वो ऑलरेडी एक लेडी ऑफिसर होने की वजह से लॉट ऑफ पीपल हैव मोर एक्सपेक्टेशंस कि यू नो मतलब महिला अधिकारी हैं तो वो समझेंगे उन चीज़ों को। मैंने देखा है कि महिलाएं भी या कॉलेज गर्ल्स हों या स्कूल गर्ल्स हों, वो और खुल के अपनी बात बताती हैं। तो उससे कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर तो बहुत बढ़ता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि ये एकदम बेसिक सा सवाल है, स्टार्ट कहाँ से की? क्योंकि आप लोग के टाइम में ये शायद चीजें थोड़ी ज्यादा चैलेंजिंग थी। आई थिंक स्कूल टाइम से ही मेरा इंटरेस्ट इसमें था। और क्योंकि पापा भी इसी मतलब फील्ड में थे, वो भी आईपीएस ऑफिसर थे, तो उनको बचपन से ही देखा। और शुरू से मैं गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहती थी। और हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, तो तीनों ने अपने अपने अलग अलग फील्ड्स चुने। तो आवर पेरेंट्स वर वेरी इनकरेजिंग। उन्होंने हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि जो करना है लाइफ में करो, जितनी पढ़ाई करनी है करो, जहाँ जाना है जाओ, मतलब देयर वाज कंप्लीट फ्रीडम। तो आई थिंक उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक जो फाउंडेशन है वो मिल पाई। और फिर गवर्नमेंट सर्विस ने ही हमेशा मुझे अट्रैक्ट किया था कि कुछ करना है जो पब्लिक की सेवा हो। इंडिया में रह के बाहर जाने का कभी भी शौक नहीं था, तो इसीलिए मतलब प्रायोरिटी में भी हमेशा यही टॉप पे था। लाइक कई लोगों ने सजेस्ट किया आईएफएस में जा सकते हैं, फॉरेन, यू कैन लिव इन डिफरेंट कंट्रीज। आई चोज टू डू दैट। फिर जितनी हमारी आपसे बात हुई, जितना हम जान रहे हैं, जेएनयू से हैं। हाँ, जेएनयू से मैंने एमए और एमफिल। लेकिन देश में एक अलग लेवल की आंधी चल रही है। जेएनयू वालों के माइंडसेट, जेएनयू वाले एंटी नेशनल नहीं है प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है। जेएनयू में एक लेफ्टिस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट जरूर है। और जैसे कि यूथ में नॉर्मली होता भी है, राइट? मतलब वो एक फेज होता है व्हेन यू आर चैलेंजिंग एवरीथिंग, एक रिबेलियस स्ट्रीक होती है, और वो भी कहीं ना कहीं एक जरूरी है, बहुत हेल्दी है। तो हमने तो बहुत एंजॉय किया वहाँ के इलेक्शंस में। सारी रात वो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होते थे और रैलीज निकलती थी, मशाल रैलीज निकलती थी। एंड यूज्ड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। जस्ट बिकॉज यू आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग डजंट मीन यू आर एंटी नेशनल। और बड़ा मजा आता था। लेकिन हाँ, पढ़ाई पे फोकस था उस समय से ऑब्वियसली। तो आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिव पॉलिटिक्स एवर, लेकिन जब भी इलेक्शंस या ऐसा कुछ माहौल होता था
उसमें हम लोग हमेशा पार्टिसिपेट करते थे। बिल्कुल। तो ये तो भैया क्लियर है कि जेएनयू वालों आप सब बहुत सही हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब बड़ा अच्छा सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है कि ये जितने पढ़ने वाले होते हैं वो कभी बैक बेंचर्स वाली लाइफ एंजॉय नहीं करते। हैव ये यू तो ट्राइड है। है वो? मैं आई थिंक आई वाज ऑलवेज वेरी बहुत सिंसियर स्टूडेंट थी मैं। हाँ, और स्कूल टाइम में हो या हाँ। कॉलेज टाइम में हो, आई थिंक क्लासेस बंक करना वगैरह बहुत ही एक्सेप्शनल होता था मेरे लिए। लाइक एक आध बार जरूर किया है कि जब कॉलेज में थे हाँ। कोई अच्छी मूवी लगी है या ऐसा कुछ है तो हम लोग पीवीआर जाते थे वहाँ से, दिल्ली में मैं पढ़ती थी तो। और वहाँ पे लेकिन ज़्यादातर मैंने आई थिंक आई मोस्टली बीन अ गुड स्टूडेंट। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हमेशा लेकिन बहुत इन्वॉल्व रहती थी। तो Okay. ऐसा नहीं था कि मैं केवल किताबी कीड़ा थी। जैसे स्कूल की ड्रामेटिक सोसाइटी थी, कॉलेज में भी हम लोग की म्यूजिक सोसाइटी थी, उसमें भी ड्रामेटिक्स थे, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो उन सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। बट या एकेडमिक्स आई थिंक वाज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी। कितना चैलेंजिंग रहता है जब फीमेल्स की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, मूड स्विंग से लेके अब स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज से लेके कुछ जब हम फील्ड पे होते हैं, इनसे कैसे डील करते हैं? डेफिनेटली ये एक चैलेंज तो है। और क्योंकि हमारी जॉब ऐसी है कि इट्स अ 24/7 जॉब, इसमें कोई ऑफ डेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब इफ देयर इज एन इमरजेंसी, इफ देयर इज अ क्राइसिस, तो हमें वहाँ पे होना ही है। तो इसलिए आई थिंक हम लोग की ट्रेनिंग से लेके जो पूरा ओरिएंटेशन होता है वो उसी टाइप से होता है कि आपको हर टाइम अवेलेबल रहना है, हर टाइम अपने आप को फिट रखना है, फिट इनफ रखना है। और मेंटल स्ट्रेंथ भी आई थिंक उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक फिजिकल तो है ही, डेफिनेटली फिटनेस जो पार्ट है, लेकिन जो एक मेंटल एटीट्यूड, मेंटल मेकअप होता है कि आपका हमेशा रेडीनेस होनी बहुत ज़रूरी है। एज अ लेडी ऑफ कोर्स, मतलब जैसे लाइक आई वांटेड टू बिकम अ मदर, ऑफ कोर्स मतलब शादी के बाद हम एक हमेशा एक होता है, तो वो हमेशा एक उसमें रहती थी मैं कि मदर बनने के बाद मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा पाऊंगी कि नहीं। तो हमेशा एक खींचतान तो चलती रहती है। मतलब उतनी एक्सपेक्टेशंस हमारे देश में फादर्स से नहीं होती है। अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं बहुत एनवी करती हूँ मेल ऑफिसर्स जो होते हैं, बिकॉज उनका पूरा घर संभालने के लिए, उनके बच्चों को देखने के लिए देयर इज अ वाइफ। मैं कई बार अपने हस्बैंड से कहती हूँ आई विश आई हैड अ वाइफ, क्योंकि मतलब अगर ट्रांसफर हो रहा है मेरा तो मुझे घर की पैकिंग भी करनी है, घर भी लाके सेट करना है, और ऑफिस को भी ज्वाइन करना है, और बच्चे का स्कूल का एडमिशन भी कराना है। मतलब जो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड आई डोंट वांट टू गिव अप ऑल्सो। मतलब मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा कभी भी वो ऐसा फील करे कि यू नो आई डिडंट गिव हिम इनफ टाइम। तो लगातार वो बैलेंस बना के रखना हमेशा एक चैलेंज होता है। हेल्थ के साथ, प्रोफेशंस के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ ये बड़ा एक मिक्स कॉकटेल होता है। यस, कॉकटेल इज अ गुड वर्ड। उसको लेना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने एक ऐसा प्रोफेशन चूज किया है जो एक बहुत ही एम्पावरिंग प्रोफेशन है, एंड इसी ने मुझे सब कुछ दिया है लाइफ में, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देयर आर नो रिग्रेट्स। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मिस आउट नहीं करना चाहती कि द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ वाइफ, एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ मदर, डॉटर, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो पूरी लाइफ हमारे साथ रहता है, राइट। और मैंने कई लोगों को देखा है जिनको एंड ऑफ देयर करियर्स में कई तरह के रिग्रेट्स होते हैं कि हम अपनी फैमिली से दूर रहे या अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाए, पता नहीं वो कैसे बड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि ये तो गलत है। फिर रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए किसी भी तरह से। मतलब या तो उतना मेहनत करो, उतना टाइम दो हर चीज को। तो थोड़ा सा पर्सनल उस पर चलते हैं। हमेशा हमने देखा है मैक्सिमम केसेस में आईएएस की शादी आईएएस आईपीएस, आईपीएस की शादी आईपीएस आईएएस। तो ये ना, ये अपना एक क्राइटेरिया बना के रखते हैं। अच्छा, पीएससी लेवल की पीएससी लेवल, आईएएस लेवल, यूपीएससी लेवल तो यूपीएससी लेवल। लेकिन आपके केस में एकदम अलग लगा वो। हाँ, कोई मिला ही नहीं। किस्मत की बात होती है शादी। जो देश के बेस्ट माने जाते हैं उनको भी उस बेस्ट में से भी कुछ इट्स ऑल अ मैटर ऑफ फेट। मतलब कहाँ किससे क्या जोड़ी बनी होती है वो तो भगवान ही जाने। लेकिन
my husband always says कि हमारी public private partnership है तो we have best of both the worlds हमें मतलब सारे गवर्नमेंट के जॉब के बेनिफिट्स भी हैं और प्राइवेट लाइफ का सारा वो भी है, एंजॉयमेंट भी है, तो we are doing well. क्या करती हैं ऐसा इन सारे जो स्ट्रेस बस्टर कह लें, सिचुएशन से निकलने के लिए, बेटर खुद को बेटर फील कराने के लिए? हाँ, क्योंकि ये तो बात है कि हमारी जॉब ऐसी है कि अगर हम चाहें तो 24 घंटा स्ट्रेस में रह सकते हैं, मतलब एंडलेस स्ट्रेस है जी. हम और मैंने तो कई ऑफिसर्स को देखा है, उनकी लैंग्वेज भी ऐसी हो जाती है कि गाली दिए बिना वो बात नहीं करते हैं, या वो हार्श हो जाते हैं, उनकी टोन ऐसी हो जाती है. तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं तो आप तो पुलिस ऑफिसर लगती नहीं है. मैंने कहा क्या करूं, गाली देना शुरू करूं? मतलब आई डोंट नो क्या एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मैंने एक बहुत कॉन्शियसली ये रखा है कि मैं बेकार का स्ट्रेस लेके अपनी हेल्थ खराब नहीं करूंगी. तो मैंने ये जरूर सोचा था कि मैं एक बैलेंस बना के रखूंगी. एंड आई थिंक सिंगिंग, म्यूजिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट बैलेंस. मुझे सिंगिंग का शौक भी है और घर में भी एक ऐसा माहौल है कि हम लोग घर बैठ के कैरियोके सिंगिंग या कुछ भी म्यूजिक चलाना, वो मैं ज़रूर करती हूँ. और कॉन्शियसली भी मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं अननेसेसरी ना खुद स्ट्रेस लूँ, ना अपने जो मेरे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी बेकार का स्ट्रेस दूँ, बिकॉज वो हर वक्त स्ट्रेस की सिचुएशन में कोई काम नहीं कर सकता, वो अननेचुरल होता है और उससे बॉडी में इतने ज़्यादा मतलब हेल्थ इश्यूज भी आते हैं कि एटलीस्ट एट माई लेवल मैं कोशिश करती हूँ कि एक स्ट्रेस फ्री माहौल में हम काम कर सकें. पुलिस वालों को पूरा संविधान एकदम रट घोट के वो पी चुके होते हैं. आजकल बहुत ज्यादा पब्लिक भी इतनी अवेयर हो गई है, मीडिया इतना अवेयर हो गया है कि वो हमें छोड़ते नहीं है. तो हम कोई भी स्टेप उठाते हैं तो उसकी इतनी स्क्रूटनी है आज के टाइम में. सोशल मीडिया है, एवरीबॉडी इज वेरी वेरी अवेयर अपने राइट्स को लेके, अपने लॉज को लेके. तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें अवेयर भी होना है और कोई भी उल्लंघन नहीं हो इसका भी पूरा ध्यान रखना है. कोर्ट्स भी यहाँ पे बहुत सजग हैं और झट से कोई मामले कोर्ट्स में भी पहुँच जाते हैं तो वहाँ भी जवाब देना पड़ता है. तो आज की डेट में पुलिसिंग कोई आसान काम नहीं है. अभी तक लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग केस शायद जितना मैं जान रही हूँ आपको 1 डिकेड से ज्यादा हो चुका है. हाँ. सबसे इंटरेस्टिंग केसेस 2-3 रहे हैं आई थिंक. एक तो मैं जब जांजगीर में एसपी थी तो एक 7 साल के बच्चे की किडनैपिंग हो गई फॉर रैंसम, और उसके पेरेंट्स ऑफ कोर्स बहुत पैनिक थे. और फिर हम लोगों ने पूरा जी जान लगा के ऑलमोस्ट 8-10 घंटे के अंदर उस बच्चे को बरामद किया था. तो दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग. और मैं सुबह ही उसकी मदर से मिलके आई थी और मैंने उसको बोला था नहीं तुम चिंता नहीं करो, मैं लेके आऊंगी तुम्हारे बेटे को, यू नो, बिकॉज मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. तो वो बिल्कुल मतलब एकदम रुआसी, बहुत ही बुरे हाल में थी, मतलब इट वाज अ बैड केस. फिर जब उसको लेके आए उसके बच्चे को उसके घर, एंड जिस तरह से उसने पुलिस को थैंक्स किया और इतना वो किया तो मन भर आया वाकई में. मतलब ऐसे मोमेंट्स पे लगता है कि हम लोग वाकई कोई अच्छा काम कर रहे हैं. फिर ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जब मतलब जिनके लिए हम कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं, वो जब उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. ये तो एक बहुत अच्छा वो हो गया, लेकिन वहीं कुछ ऐसी वर्स्ट मेमोरीज होंगी, ये नहीं होता तो अच्छा होता. वर्स्ट मेमोरीज भी हैं. एक तो कुछ केसेस ऐसे हुए थे जब कुछ पर्सनल अटैक्स होने लगे थे मुझ पे. मैं तब भी जांजगीर में पोस्टेड थी, और जब पर्सनल अटैक्स होने लगते हैं तो अपने आप को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. हम अपने स्टाफ के लिए, अपने अधीनस्थों के लिए फिर भी खड़े हो सकते हैं कि नहीं गलत बात है, ऐसा है वैसा है. मतलब पुलिस पे बहुत जल्दी पब्लिक अज्यूम कर लेती है कई बार कि हाँ गलती पुलिस की ही होगी, भले बिफोर कोई चीज़ की क्लैरिफिकेशन के पहले ही या चीज़ों के सत्यता को जानने से पहले ही. क्योंकि एक नेगेटिव, हम लोगों का काम का नेचर ही ऐसा है कि हम लोग एक नेगेटिव सिनेरियो में ही ज़्यादातर रहते हैं. हम भले क्राइम से डील कर रहे हों या 2 शिकायत लेके भी हमारे पास लोग आएंगे तो एक पार्ट तो हमेशा हमसे डिससैटिस्फाइड ही रहेगा. वो हम लोग सबको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते. तो ऐसी सिचुएशंस में जब पुलिस पे जब क्वेश्चन लगने शुरू होते हैं तो वो एक बहुत चैलेंजिंग फेज होता है.
कई बार ऐसे होता है कि पुलिस के बारे में कमेंट करते 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 लोग पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं बिल्कुल। कि इनने रिश्वत ली है, हाँ। इनके ऐसे लोगों से संबंध है। वो होते 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 फैमिली तक आ जाती है कई बार। ऐसे लोगों का क्या करते हैं? ऐसे भी कई नमूने मिले हैं जो इस तरह के पर्सनल Exactly, अटैक्स exactly, बहुत सही बोल रही है। पे आ जाते हैं। हाँ, लेकिन मैंने यही सीखा है इतने सालों में कि उनको इग्नोर करना, और उनको हम जितनी तवज्जो देंगे वो और सर पे चढ़ेंगे। exactly. तो जब उनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है और हमारे सीनियर्स को पता है, हमारे मतलब इतने सालों में एक इंसान अपनी क्रेडिबिलिटी बना लेता है, तो हमारे सीनियर्स को भी पता है कि ये सब जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और किसी न किसी का कोई मोटिव होगा उसके पीछे। तो उसको फिर एक काम वे में डील करना और उससे ज़्यादा एजिटेटेड नहीं होना, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई थिंक मैं वही पॉलिसी यूज़ करती हूँ। तो चलते चलते कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि लोगों को पुलिस वालों से पूछना चाहिए, लोग पूछते नहीं? हाँ, लोगों को पुलिस वाले से पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं, आप हमारे लिए इतना काम करते हैं, इतनी दिन रात ड्यूटी करते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। एक थैंक यू बोल दें कभी। हमेशा लड़ने के लिए आतुर रहते हैं, पुलिस को हमेशा गलत समझते हैं। पुलिस कई बार गलत होती है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, मगर हमेशा नहीं होती है। तो एक मौका दें पुलिस को, और अपनी जो भी बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं, हर एक चीज़ का निराकरण पुलिस के पास नहीं होता। हाँ। मतलब कई बार पब्लिक आके एक्सपेक्ट करती है कि मतलब पुलिस सब कुछ सॉल्व कर दे हमारे लिए। मतलब हमारे पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, हम भी बंधे हुए अपनी चीज़ों से। तो आके पूछें कि भाई आप हमारे लिए क्या ये कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो जितनी भी मदद पॉसिबल है सब करना ही चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते। तो एक जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी और जितना आपस में मिलेंगे जुलेंगे, जितने कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम्स होंगे, उससे बहुत फ़ायदा होगा। आखिरी 2 सवाल। पहला क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो पिछले कुछ सालों से यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट सो कॉल्ड अभी देश में वो समय चल रहा है कि कहीं ना कहीं रोजगार जो है पब्लिक सेक्टर्स में, सिविल सर्विसेज में कम हो रहे हैं, और पीपल आर लाइक लिटरली ऑन अ फेस कि वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या? एक बहुत ही टफ और चैलेंजिंग एग्ज़ाम है ये, जो कि और सीट्स इतनी कम होने की वजह से लगातार जो वैकेंसीज हैं वो भी श्रिंक होती जा रही हैं। तो एग्ज़ाम का लेवल भी और डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। हर साल लाखों लोग इसके लिए अपेयर होते हैं, और हर एक को सक्सेस मिलना पॉसिबल भी नहीं है। एक मेंटल टफनेस इसमें रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हताश मत होने दें। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी सर्विस है और सब चीज़ें हैं, लेकिन इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं तो कुछ नहीं। हमेशा मतलब मैं पहले भी एडवाइस करती रही हूँ, जिन लोगों ने मुझसे बात भी करी है, कि एक बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए माइंड में। जैसे कि मैं भी जब पढ़ाई कर रही थी तो मैंने एमफिल कर लिया था और मैं यूजीसी का नेट क्वालिफाई कर लिया था, ये सोच के कि अगर मैं इसमें नहीं आ पाई तो फिर मैं लेक्चरशिप वगैरह की साइड जाऊंगी। तो हमेशा एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ के बेस्ट ईयर्स इस एग्जाम को देते हैं। मतलब 23, 24, 25 साल जब एक करियर बनाने का एक टाइम होता है, तभी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो उस समय मेंटल टफनेस और एक फैमिली का सपोर्ट, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कई अनफॉर्चुनेट केसेस में सुसाइड तक की भी सिचुएशंस आ जाती हैं। स्टूडेंट्स ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि मतलब पूरी फैमिली को, हर चीज़ को इतना ज़्यादा बिखेर देते हैं। तो मैं पेरेंट्स को भी कहूँगी कि बच्चों से हमेशा बात करते रहें। उनको कभी भी इतना स्ट्रेस या प्रेशर ना दें कि मतलब कि अगर उनका इस किसी भी एग्ज़ाम में, नॉट जस्ट यूपीएससी, भले वो आईआईटी हो या कोई भी टफ एग्जाम्स हो, इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से बच्चे इतना एक्सट्रीम कदम उठाएं। लगातार अपने बच्चों से कांटेक्ट में और उनसे काउंसलिंग करते रहें। और वैकेंसीज़ का जहाँ तक सवाल है, कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं, तो इसमें तो टैलेंट बहुत छन के आता है। तो पढ़ाई से बढ़कर तो और कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें। एंड द सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस इंटरव्यू, कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो 21st सेंचुरी में भी किसी न किसी वजह से खुद को रोके हुए हैं।
it can be family, it can be her own mindset, और it can be her situation. तो वो कहीं ना कहीं उनमें करने का जज्बा है, नहीं कर पा रही हैं, निकल सकती हैं, नहीं निकल पा रही हैं। आज भी वो एक सोच जो उनके पीछे लगा हुआ है, ऐसे लोगों को आप क्या लगता मैं तो ये कहूँगी कि महिलाओं में ना टैलेंट की कमी है, ना इंटेलिजेंस की कमी है। केवल एक जहाँ मार खा जाते हैं वो अपॉर्चुनिटी है और फैमिली का सपोर्ट है। अगर हम किसी भी रिजल्ट्स को देखें, कॉलेज के परफॉर्मेंसेस को देखें, तो लड़कियां हमेशा लड़कों से बेटर ही परफॉर्म कर रही हैं। सिंसेरिटी में कोई कमी नहीं है, तो उनको मौका ज़रूर दें, अपॉर्चुनिटी ज़रूर दें। इसमें पेरेंट्स की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका मैं मानती हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद अपना भी एग्जाम्पल देखूँ तो हम लोग 3 बहनें ही थे, हमारे यहाँ भाई कभी नहीं थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमारी पढ़ाई लिखाई को, हमारे करियर को हमेशा एक प्राथमिकता दी, जिसकी वजह से वो एक बैकग्राउंड मिल सका। तो पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज की डेट में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं देश में विदेश में, लड़कियां बेहतर से बेहतर पढ़ाई करें, अच्छा वो करें। और जब तक लड़कियां और महिलाएं सामने आके और एक जो उनकी पावर और पोजीशन है उसको नहीं क्लेम करेंगी, तब तक हमारे देश में ये जो बहुत ज़्यादा सोशल क्राइम्स हैं, भले ही वो डाउरी हो, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो, या दहेज मृत्यु, या इस तरह की जो चीज़ें भी जो आती हैं, वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है विमेन एम्पावरमेंट से। एज पुलिस ऑफिसर्स हम लोग को ऐसे इतने सारे केसेस मिलते हैं जब जो महिलाओं का शोषण और बाकी सारी चीज़ें जो लिंक्ड हैं, वो कहीं ना कहीं उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से भी लिंक्ड है। अगर महिला एक खराब शादी में है तो वो क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो अपने बच्चों को लेके कहीं और नहीं जा सकती, वो या तो अपने पति पे निर्भर है या अपने पेरेंट्स पे निर्भर है, तो उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं यहाँ से निकल सकूँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो एक सोशल रेवोल्यूशन लाने के लिए और ग्रास रूट लेवल पे रेवोल्यूशन लाने के लिए महिलाएं अपने आप को एम्पावर्ड फील करें और वो कोई ना कोई इकोनॉमिक अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें, जैसे कि वो किसी पे निर्भर होकर एक हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग बना रहे हैं। ये मैंने ऑफ कोर्स दर्शकों से कहना चाहूंगी कि मैंने इसको अपना लास्ट क्वेश्चन अनाउंस कर दिया था, बट मैम की बातें सुनने के बाद एक फर्दर क्वेश्चन जो जनरेट हुआ है दिमाग में, जो आजकल हर कहीं ये सुनने को मिलता है सोसाइटी में, कि भाई शादी जो टूटने का नंबर है वो बढ़ रहा है, एंड द रीजन इसकी महिलाएं ज्यादा बोलने लग गई। महिलाएं अब खुद अपने लिए कमाने लग गई हैं, तो अब शादियां नहीं टिक रही। इस पे आप क्या कहें? मैं ये कहूँगी कि शादियां तो देखिए ऐसा नहीं है कि पहले खराब शादियां नहीं होती थी, लेकिन महिलाओं के पास ऑप्शन नहीं था उस शादी से बाहर निकलने का। वो साइलेंटली शोषण को सहती थी। कई केसेस में हमारे देश में अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ी रियलिटी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन हम लोग तो क्योंकि ऐसे केसेस को दिन रात देखते हैं, डील करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ी समस्या है। वाइफ के साथ मारपीट, बच्चों के साथ मारपीट, अब्यूजिव हस्बैंड, अब्यूजिव बिहेवियर, अगर उसको सहना एक मजबूरी थी पिछले टाइम में, लेकिन अभी अगर महिला एम्पावर्ड है तो वो क्यों सहेगी, अपराध को क्यों बर्दाश्त करेगी? उसको उस शादी से बिल्कुल निकल जाना चाहिए जो कि एक अब्यूजिव मैरिज है। एक अब्यूजिव रिश्ते में रहना इसमें कोई महानता नहीं है कि हम अपने देश की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। कि हमारे देश की संस्कृति ये है कि हस्बैंड वाइफ को मारे और वाइफ उसको चुपचाप सहे। अगर ये देश की संस्कृति है तो बिल्कुल भी हम इसके अगेंस्ट हैं। और अगर महिलाएं आज सशक्त हैं, वो अपने लिए निर्णय ले सकती हैं कि उनको एक अब्यूजिव मैरिज में नहीं रहना है, तो ऑल पावर टू देम। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं वुमन के एम्पावर होने पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप घर से निकलते हैं या घर पे भी अगर आप ऐसे डिसीजन मेकर हैं जो अपने घर को खुद चलाती हैं, आप समझ सकती हैं कि आपका बोलना आपकी लाइफस्टाइल, आपके बच्चे, आपकी फैमिली को कितना बैलेंस करता है। तो आज अभी तक हमारे पूरे इंटरव्यू में पारुल माथुर जी थी, आईपीएस हैं, फिलहाल बिलासपुर में पोस्टेड हैं, 1 डिकेड से पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही हैं, देश के लिए, प्रदेश के लिए कार्यरत हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा टाइम दिया। बहुत मजा आया आपसे बात करने में, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो विचार तो आपने सुन ही लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे कि कितना जरूरी है महिलाओं का बोलना और घर से निकलना।
चीजों को समझना और लोगों को समझाना, ना सिर्फ आपके खुद के लिए बट समाज के लिए भी। तो आज हमारे इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। अगले अंक में फिर कोई नई जगह, नई शख्सियत के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।